नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उन अधिकारों की जो एक भारतीय नागरिक के तौर पर हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। वो अधिकार जिन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता। आज हम भारतीय संविधान की बिल्कुल जड़, उसकी बुनियाद को समझने वाले हैं। हमारे मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये तो हर एक नागरिक के लिए आज़ादी और सम्मान का एक पक्का वादा है। इन्हें यूं ही संविधान की आत्मा नहीं कहा जाता। ये सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि ये वो एहसास है, वो वादा है, जो हर नागरिक को समान, बराबरी और आज़ादी की गारंटी देता है। तो इस सफ़र में आगे कैसे बढ़ेंगे? हम इसे 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे समानता के अधिकार से, फिर स्वतंत्रता के अधिकार को जानेंगे। इसके बाद हम शोषण के खिलाफ और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। फिर संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकारों को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन अधिकारों का दायरा क्या है और ये लागू कैसे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी अधिकार से शुरू करते हैं। समानता का अधिकार। ये वो नींव है जिस पर हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत टिकी है, जो हर नागरिक से बराबरी का वादा करती है। यह अधिकार हमें मिलता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इनमें से हर अनुच्छेद बराबरी के एक अलग पहलू को छूता है। कानून की नज़र में बराबरी से लेकर समाज में बराबरी तक, ताकि एक सही मायने में न्यायपूर्ण समाज बन सके। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 14। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी अमीर हो या किसी भी बड़े पद पर हो, कानून से बड़ा नहीं है। यही वो चीज़ है जो पक्का करती है कि न्याय सबके लिए बराबर हो। और बराबरी का ये सिद्धांत अनुच्छेद 15 में और भी गहरा हो जाता है। ये साफ कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की बात करता है। और अनुच्छेद 17 ये तो छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। आखिर में अनुच्छेद 18 वंशानुगत उपाधियों को खत्म करता है, ताकि जमीनी तौर पर हम सब बराबर खड़े हों। ठीक है, तो समानता की नींव तो रख दी। अब चलिए अगले सबसे जरूरी पिलर की तरफ बढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो अधिकार है जो हमें व्यक्तिगत आज़ादी देता है, और एक जिंदा दिल लोकतंत्र के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। ये अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक फैले हुए हैं। ये हमारी व्यक्तिगत आज़ादी के अलग अलग पहलुओं की रक्षा करते हैं, जैसे बोलने की आज़ादी से लेकर जीने के अधिकार तक, और कानूनी मामलों में हमारी सुरक्षा तक। अनुच्छेद 19 तो जैसे आज़ादियों का एक गुलदस्ता है। इसमें 6 तरह की आज़ादियां हैं: अपनी बात कहने की, शांति से इकट्ठा होने की, संगठन बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की और कोई भी काम धंधा करने की। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये आज़ादियां अनलिमिटेड नहीं हैं। देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए इन पर कुछ वाजिब पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अब हम आ गए हैं मौलिक अधिकारों के दिल पर, अनुच्छेद 21। ये है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। इसी का एक जरूरी विस्तार है अनुच्छेद 21A, जो 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। हमारा संविधान कानूनी मामलों में भी एक मजबूत सुरक्षा कवच देता है। जैसे अनुच्छेद 20 ये पक्का करता है कि किसी को ऐसे कानून के लिए सजा न मिले जो अपराध के वक्त था ही नहीं, या एक ही गलती के लिए 2 बार सजा ना हो। वहीं अनुच्छेद 22 हमें मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है। ये हमें गिरफ्तारी की वजह जानने और अपने वकील से बात करने का हक देता है। चलिए अब 2 ऐसे अधिकारों पर आते हैं जो एक साथ मिलकर इंसानियत की गरिमा और हमारी अंतरात्मा की आज़ादी दोनों की रक्षा करते हैं। ये हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस सेक्शन में हम अनुच्छेद 23 से 28 तक को कवर करेंगे। ये 2 हिस्सों में बटे हैं, एक जो शोषण से बचाता है और दूसरा जो हमें अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है। दोनों ही मानवीय गरिमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अनुच्छेद 23 और 24 समाज के सबसे कमज़ोर लोगों के लिए एक ढाल की तरह हैं। ये इंसानों की खरीद फरोख्त, जबरदस्ती काम कराने या बंधुआ मजदूरी पर पूरी तरह रोक लगाते हैं। साथ ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक जगहों पर काम कराना भी गैर कानूनी बनाते हैं। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 25 से 28, जो भारत के सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दिखाते हैं। ये हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने, उसके हिसाब से चलने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं। साथ ही धार्मिक समूहों को भी अपने मामले मैनेज करने का अधिकार देते हैं। हमारा अगला पड़ाव वे अधिकार हैं जो हमारी सांस्कृतिक पहचान को बचाते हैं।
और सबसे बड़ी बात, ये हमें एक ऐसा जबरदस्त जरिया देते हैं जिससे हम इन सभी अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। यहाँ हमारा फोकस रहेगा अनुच्छेद 29, 30 और 32 पर। ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और हमें न्याय पाने का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देते हैं कि वो अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाकर रख सकें। इतना ही नहीं, वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और बढ़ाने के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। भारत की विविधता को जिंदा रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक छोटी सी जानकारी, पहले अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में देश में सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। और अब वो अधिकार जिसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, ये है अनुच्छेद 32। ये हर नागरिक को वो ताकत देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो इंसाफ के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। असल में यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत में बदलता है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि इन अधिकारों का दायरा क्या है और इनकी सीमाएं क्या हैं, क्योंकि ये अधिकार जितने जरूरी हैं, ये असीमित या एब्सोल्यूट नहीं हैं। अनुच्छेद 33, 34 और 35 इन्हीं सीमाओं के बारे में बताते हैं। जैसे संसद को यह अधिकार है कि वो हमारी सशस्त्र बलों के कुछ अधिकारों को सीमित कर सके, या जब कहीं मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लगा हो तब भी इन पर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। और अनुच्छेद 35 ये कहता है कि इन अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास होगी, ताकि पूरे देश में एक जैसे नियम लागू हों। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या ये मौलिक अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में लिखे गए वादे हैं या ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की एक जीती जागती हकीकत हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि इन अधिकारों को जिंदा रखना सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी